नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। क्योंकि माता पिता भाई बहन के अलावा बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं आपके सर्किल में, आपके ग्रुप में, जो आपके लिए बेहतर सोचते हैं। इसी के लिए कहा जाता है कि जब भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप अपने आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो लोगों का सुनना बंद कर दें। क्योंकि अधिकतर लोग वही होंगे जो आपका मनोबल गिराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 8 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर फ्री के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें ये बोला गया था HPV मतलब कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, इसी के उपचार के लिए नए वैक्सीनेशन कराने की बात की जा रही है। ठीक है, जो बहुत कम उम्र से 9 से 14 वर्ष के आयु के बच्चियों को 3 स्तर के 3 लेवल के वैक्सीनेशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है लगातार जो है, इसी के लिए एक सबसे मजबूत कदम उठाने के प्रयास के रूप में, जिससे कि आने वाले भविष्य में हम सर्वाइकल कैंसर से फ्री हो सके। ठीक है, इसके लिए ही एक 3 लेवल का वैक्सीनेशन सिस्टम शुरू करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। पूरा का पूरा जो ये मैं आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ, ये पूरा का पूरा जो है मेंस के फॉर्मेट में है। इसको आप चाहे तो मेंस के फॉर्मेट में आंसर राइटिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयास किया हूँ कि सारे पॉइंट को कवर किया जाए। अगर कुछ छूट भी जाए तो प्लीज आप लोग कमेंट करें। और इसके बाद, इस आर्टिकल के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सर्वाइकल कैंसर से भी रिलेटेड है और कुछ करेंट अफेयर से भी रिलेटेड है। ठीक है, जैसे में एक ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन क्या होता है इजराइल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इजराइल और रेड सी जो है लगातार अभी न्यूज में बना हुआ है। 3-4 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया हो, या फिर इजराइल हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो, रेड सी हो, ठीक है, या फिर चाइना हो, उसके साउथ चाइना सी हो। तो यहाँ पे लगातार जो है विवाद बना रहता है और यहीं से जो है यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं और आने वाले क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में बने रहें और प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर करें हिंदी मीडियम वालों को। और भी जो कमियां हैं उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें हिंदी मीडियम के ग्रुप्स में। ठीक है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको कुछ लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस आर्टिकल में मुख्य बातों को जानते हैं। जैसे भारत में सर्वाइकल कैंसर एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी के लिए तो सरकार ने अभी अंतरिम बजट में भी लगातार प्रयास किया है कि 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको 3 लेवल का वैक्सीनेशन दिया जाए। ठीक है, जिससे कि हम लोग सर्वाइकल जो कैंसर है लगातार बढ़ता जा रहा है केसेज भारत में, उसको हम लोग कंट्रोल करने में सक्षम हो जाए। तो सर्वाइकल कैंसर जो है भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। पहला जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, महिलाओं में। उसके बाद दूसरा जो है सर्वाइकल कैंसर है, जो हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं को प्रभावित करता है और सालाना लगभग 75,000 मौत जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर के कारण होता है। तो भारत में सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग, ठीक है, 5वां स्थान है। लगभग 1/5 भाग जो है, जो विश्व में टोटल जो सर्वाइकल के केस हैं, सर्वाइकल कैंसर के केस हैं, उसमें लगभग 20% जो केसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार अपने अंतरिम बजट 2024-25 में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए, ये नाम याद रखेगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, के लिए 3 चरण में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का इरादा बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसी को रोकने के लिए, इसी से क्योर के लिए जो है लगातार सरकार वैक्सीनेशन का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसी में आगे देख लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय के निचले हिस्से में विकसित होता है। मतलब कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो वुमेन्स सर्विक्स में डेवलप होता है या फिर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये फिगर भी आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करता है सर्वाइकल कैंसर से। तो यह विश्व स्तरीय महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो चौथा नंबर का ये कैंसर है जो सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। तो और भारत में स्तन कैंसर के बाद यह कैंसर जो है वो दूसरा सबसे आम कैंसर है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इस कैंसर के लगभग सभी मामले 99% जो मामले हैं वो यौन संचारित संक्रमण HPV, हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, उसी को कहा जाता है HPV के उच्च जोखिम वाले उपभेदों के कारण होता है। समझे, मतलब कि 99% जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है वो मुख्यतः जो है HPV के कारण होता है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए जो है वो वैक्सीनेशन कराकर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे नियंत्रण पाना चाहती है सरकार, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग सर्वाइकल कैंसर से फ्री हो सके। तो कम से कम 14 उच्च जोखिम वाले HPV प्रकार जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बन सकते हैं, ठीक है। 14 उच्च जोखिम वाले जो HPV वायरस हैं उसके कारण ही वो सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल सर्वाइकल, एक नॉर्मल सर्विक्स होता है, ठीक है, जो एक नॉर्मल महिला में होता है। उसके बाद जब उसका अफेक्ट हो जाता है सर्वाइकल कैंसर से तो पहला स्टेज इस तरह से होता है, दूसरा स्टेज ये होता है, उसके बाद जो मॉडरेट होता है वो इस तरह से फैल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत से लक्षण भी है यहाँ पे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विशेष रूप से HPV प्रकार जो है, ये याद रखिएगा, HPV 16 और HPV 18 जो है वो सबसे ज्यादा भयानक, मतलब कि हानिकारक जो है वायरस है, जिससे सबसे ज्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर होते हैं, ठीक है। तो विश्व स्तर पर सभी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर के लिए लगभग टाइप 16 और टाइप 18 HPV जो वायरस है वो सबसे ज्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। 70% जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो इन्हीं दो टाइपों से होता है। तो 2020 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1.23 लाख नए मामले मिले और लगभग 77,348 मौतें जो हुई वो सर्वाइकल कैंसर के कारण हुई। और भारत में बीमारी के बढ़ते बोझ के लिए यहाँ पे मुख्य कारण क्या क्या है जो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का केस लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में। तो कुछ कारण देख सकते हैं, जैसे पहला जो हो गया वो जागरूकता की कमी है, महिलाओं में जो है वो जागरूकता की कमी है। लगातार जो है अगर कोई समस्या है या फिर अर्ली स्टेज में है तो उसको क्योर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वो लोग सही तरीके से स्क्रीनिंग नहीं करवा पाती है, उपचार नहीं करा पाती है, ठीक है। और HPV टीकाकरण तक सीमित पहुंच है, और जो HPV टीकाकरण है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है या फिर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, जो सिंपली आसानी से जो है नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए जो है बहुत से महिलाओं तक इसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। और उन्नत चरणों में देर से निदान, मतलब कि बहुत देर से अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जैसे लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो उनका उपचार बहुत कम हो पाता है या फिर अपर्याप्त उपचार। बहुत से जो डॉक्टर्स हैं इससे अभी अनभिज्ञ है, मतलब कि इसकी जानकारी ही नहीं है अभी सर्वाइकल कैंसर का कि किस तरह से उपचार करें, इसलिए भी बहुत से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के लिए जो कहा जाता है, ये जो विभिन्न कारक हैं, चाहे वो जागरूकता की कमी हो, स्क्रीनिंग में देरी हो, या HPV टीकाकरण की सीमित पहुंच हो, या फिर निदान, या फिर डॉक्टर को जानकारी नहीं होना, इसी सभी कारणों के कारण जो है भारत में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों का लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग 1/4 हिस्सा भारत वहन कर रहा है, ठीक है। ये कहीं पे 1/4 या फिर कहीं पे 5वां भाग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह दुनिया के नए मामले का लगभग 5वां हिस्सा है और दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली सभी मौतों का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो केसेज हैं वर्ल्ड लेवल पे उसमें 1/5 भाग जो है वो इंडिया में है। वहीं अगर बात करें डेथ की तो टोटल जो डेथ हो रहे हैं उसमें जो 1/4 भाग है वो इंडिया में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 15 से 44 वर्ष की आयु की भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है और भारत में सर्वाइकल कैंसर का लगभग आधा हिस्सा जो है, राज्य भी याद रखें तो सबसे ज्यादा जो है भारत में, अगर टोटल हम लोग सर्वाइकल कैंसर का अगर केसेज जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेट में ही 50% सर्वाइकल कैंसर की सबसे ज्यादा केसेज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा भारत में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों का पता जो है वो उन्नत चरण में चलता है, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल पे आते हैं, हाई लेवल पे आते हैं, तब जाकर उन महिलाओं में
टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि उनमें सर्वाइकल के लक्षण है, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है, जो स्क्रीनिंग और शीघ्र निदान में अंतराल को उजागर करता है। ठीक है, यहाँ पे ही बात कहा जा रहा है, जो स्क्रीनिंग सही से नहीं होता है या फिर जल्दी से वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं बीमारी को, इसी कारण जो है इतना देर हो जाता है। और भारत में उच्च रोग मृत्यु दर के लिए देर से निदान, ठीक है, यहाँ पे ही बात कहा जाता है कि देर से निदान हो पाता है, जिसके कारण जो है बहुत सी महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। अब देख लेते हैं जो सर्वाइकल कैंसर है उसके क्या क्या कारण है और इससे कैसे कैसे सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, और जोखिम के क्या क्या कारक हैं। तो एचपीवी जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के उच्च जोखिम वाले या फिर ऑन्कोजेनिक उपभेदों के साथ लगातार संक्रमण जो है वो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण है। ठीक है, लगातार जो है संक्रमण इसी कारण जो है वो गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर का मुख्य कारण बनता है, जिसमें टाइप 16 और टाइप 18 जो है सबसे प्रमुख है, जिसके कारण सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। लगभग 70% मामले जो है इसी के कारण है सर्वाइकल कैंसर के। और अन्य जोखिम कारक क्या क्या शामिल है, तो यौन क्रिया की शीघ्र शुरुआत, एकाधिक यौन साथी, उसके बाद तंबाकू धूम्रपान, उसके बाद प्रतिरक्षा दमन, ठीक है, इम्यूनिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। लंबे समय तक मौखिक गर्भ निरोधक का उपयोग, ठीक है, जो गर्भ निरोधक का पिल्स खाते हैं उसके कारण भी यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। उसके बाद जागरूकता की कमी, स्क्रीनिंग और टीकाकरण संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण भी निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएं अधिक इसके शिकार होती है सर्वाइकल कैंसर की, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी बड़ी संख्या में हो जाती है। ठीक है, तो इसके रोकथाम के लिए जो लाया जा रहा है एचपीवी टीकाकरण। ठीक है, तो एचपीवी टीकाकरण सिंपली क्या है, तो टीके में शामिल उपभेदों के कारण होने वाले लगातार एचपीवी संक्रमण के खिलाफ लगभग 100% सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वो लगभग 100% क्योर सुनिश्चित करता है, जिससे इस कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा एचपीवी कई अन्य कैंसरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुदा, बुलवर, योनि, लिंग और ओरोफ्रिंजियल कैंसर शामिल है। ठीक है, और भी जो है एचपीवी वायरस जो है और भी अनेक प्रकार के कैंसर्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, इस तरह के कैंसर्स के लिए भी जिम्मेदार है एचपीवी के वायरस। ठीक है, तो एचपीवी टीकाकरण इन कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद करता है, और ये जो हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ये बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ही सफल रहा है। तो रोकथाम के लिए जो आगे क्या क्या किया जा रहा है, तो इसके अलावा एचपीवी टीके जो हैं वो एचपीवी संक्रमण के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करती है, और अनेक अध्ययन से पता चला है कि टीके जो हैं वो कम से कम 10 वर्षों तक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों तक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, और चल रहे शोध से पता चला है कि सुरक्षा इससे भी अधिक समय तक चल सकती है। 10 वर्ष जो है वो एक आदर्श समय माना गया है कि 10 वर्ष तक जरूर जो है वैक्सीनेशन का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इससे जितने भी वायरस रिलेटेड हैं कैंसर से, खास के सर्वाइकल कैंसर से, वो जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। और भारत ने 2023 में अपनी पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन, ये नाम याद रखेगा, सर्वावैक, ठीक है, जो कि सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए है। तो ये नाम याद रखेगा, CERVAVAC, ठीक है, सर्वावैक को मंजूरी दी गई है, और इसकी शुरुआत जो की गई है वो 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चियों में की गई है। से पहले लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण एक महत्वपूर्ण रोकथाम रणनीति है। ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है सबसे ज्यादा जो है वो 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सबसे पहले करवाया जाता है। और इसके डोज कैसे दिए जाते हैं, तो देख सकते हैं, पहला डोज जो है वो गर्ल्स और बॉयज एज जो 12 से 13 साल के हैं। ठीक है, और दूसरा जो डोज दिया जाता है पहले डोज के 6 से 12 महीने के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग क्यों जिम्मेदार है। तो स्क्रीनिंग से कैंसर जो है वो पूर्व गर्भाशय ग्रीवा के घाव का पता लगाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग क्या होता है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, पैप टेस्ट, एचपीवी टेस्ट और पैप एंड एचपीवी कंटेस्टिंग। ठीक है, ये जो है वो गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में जब घाव होते हैं उसी समय पता लगाने में सक्षम होता है स्क्रीनिंग के द्वारा, जिसका इलाज कैंसर के बढ़ने से पहले किया जा सकता है। और स्क्रीनिंग विधियों में साइटोलॉजी आधारित पैप स्मीयर परीक्षण, एचपीवी परीक्षण, यही बातें यहां पे लिखी गई है, और एसिटिक एसिड के साथ दृश्य निरीक्षण
शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं स्क्रीनिंग में, तो 3 तरह के। ठीक है, तो सरकार जो है वो राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच प्रदान कर रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मुफ्त जांच जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। हालांकि भारत में स्क्रीनिंग कवरेज बहुत ही कम है, केवल 10% महिलाओं को ही स्क्रीनिंग की जाती है और स्व नमूना एचपीवी परीक्षण जैसे नवीन तकनीकों के माध्यम से स्क्रीनिंग पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत से महिलाएं जागरूक ही नहीं है और बहुत जगह जो है वो डॉक्टर ही अभी जानकारी नहीं रखते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, और बहुत जगह सही तरीके से उनका टेस्ट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है बहुत सी महिलाएं जो है लास्ट स्टेज में या फिर मॉडरेट स्टेज में पहुंच जाती है, जिससे उनका उपचार जो है वो कठिन हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये खबर में लगातार क्यों है सर्वाइकल कैंसर? तो अभी हाल ही में जो बजट आया था, अंतरिम बजट, उसमें कहा गया था कि भारत पर बीमारियों के बोझ को देखते हुए सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसी के लिए सरकार भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को रोकने के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सरकारी पहल क्या क्या किए गए हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चुनिंदा पीएचसी पर मुफ्त जांच प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुफ्त जांच प्रदान किए जा रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण जो है वो सरकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण शुरू करने की योजना बना रही है। उसके बाद वैक्सीन तैयार कर चुके हैं, जो स्वदेशी वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन सर्वाबैक, जो 2023 में भारत में विकसित और लॉन्च किया गया था। और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड जो कि है देखभाल के समान मानकों के लिए पूरे भारत में कैंसर केंद्रों को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड जो कि देश भर में समान मानकों के लिए पूरे भारत में कैंसर केंद्रों को जोड़ता है। तो पूरे भारत में कैंसर प्रबंधन के लिए तृतीय देखभाल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसी के लिए जो है जागरूकता अभियान के तौर पे विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे कि कैंसर से संबंधित जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा समाज में हम लोग फैला सके। उसके बाद राइटर के द्वारा जो वे फॉरवर्ड क्या क्या है, आगे का रास्ता में क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या स्तर पर एचपीवी टीकाकरण। ठीक है, 90% के उच्च टीकाकरण कवरेज को प्राप्त करने से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने में मदद मिल सकती है। जब 90% हम लोग टीकाकरण कर पाएंगे, 90% जनसंख्या को हम लोग सर्वाइकल कैंसर का जो टीकाकरण करने में सफल हो जाएंगे, तब की बात की जा रही है। तब WHO के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जो है सर्वाइकल कैंसर को प्रसार से खत्म कर पाएंगे। ठीक है, उसको पूर्णतः समाप्त कर पाएंगे और एचपीवी वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने और कवरेज बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, और स्क्रीनिंग की दरों में सुधार की जाए, जहां पे स्क्रीनिंग का जो है बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्व नमूना एचपीवी परीक्षण जैसे नवीन तरीकों से स्क्रीनिंग पहुंच का विस्तार, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे जो स्क्रीनिंग है उसकी सुविधाएं उपलब्ध की जाए, जैसे महिलाओं को जब स्टार्टिंग पीरियड में, इनिशियल पीरियड में ही उसको चेक करा सके अगर कोई समस्या होता है सर्विक्स में। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है स्क्रीनिंग सेंटर को उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्क्रीनिंग रेट है उसमें सुधार हो सके। जैसे सिर्फ और सिर्फ 10% महिलाएं ही अभी स्क्रीनिंग करा पाती है, क्योंकि उनके पास या उनके आसपास के क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, उसी कारण जो है इस तरह की समस्या आती है। इसलिए जो है सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग सेंटर को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग कराने में महिलाएं सफल हो पाए। ठीक है, आगे इसमें कहा जाता है कि स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ के सेक्टर में, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है कि भारत भर में कैंसर निदान और उपचार के लिए तृतीयक देखभाल केंद्रों को मजबूत करना, शीघ्र निदान और प्रबंधन के लिए मजबूत करने की बात की जा रही है। उसके बाद जागरूकता पैदा करना, सर्वाइकल कैंसर की जांच और टीकाकरण से संबंधित कलंक, भय या फिर गलतफहमियों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, जागरूकता अभियान चलाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की क्षमता निर्माण, स्क्रीनिंग करने, जागरूकता बढ़ाने, रोगियों का पता लगाने और निदान उपचार सुविधाओं के साथ जुड़ाव
सक्षम करने के लिए नर्सों, एएनएम, आशा को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर खासकर या फिर जहां भी वो कार्य करती है उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कैंसर से संबंधित जागरूकता को फैला सके। उसके बाद साझेदारी और प्रौद्योगिकी के नवाचार की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा नवीनता की बात की जा रही है। तो वैश्विक साझेदारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ऐप जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने से रोकथाम, स्क्रीनिंग, निदान और उपचार तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिससे कि हम नवीन तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सके या फिर जितने भी नवीन जो ऐप बना सके, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित अपने उपचार को प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो इसी में निष्कर्ष में कहा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो भारत के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जिसका बोझ बहुत ही अधिक है। भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए या फिर भारतीय अतिरिक्त खर्च का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एचपीवी टीकाकरण हो या फिर व्यापक जांच, शीघ्र निदान, बेहतर उपचार तक पहुंच, जागरूकता को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के माध्यम से रोकथाम को शामिल करने पर एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो भारत में गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स के कैंसर को खत्म करने की मुख्य कुंजी है, ठीक है, की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कई मोर्चों पर ठोस कार्रवाइयों के साथ 2070 का ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है कि 2070 तक भारत में सर्वाइकल कैंसर को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म किया जा सकता है, जिसका कि WHO के कार्रवाई के आह्वान के तहत लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर से संबंधित सभी डायमेंशंस को अच्छे तरीके से पढ़ा कि क्या कारण है, ठीक है, कि जिस कारण से यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है, कैंसर उत्पन्न हो रहा है, और ये कैसे किस किस नए नए तरीके से फैलता है, और भी अनेक जो प्रकार के कैंसर है उसमें भी एचपीवी जो है वो योगदान करता है। उसके बाद नया जो है अभी वैक्सीन बनाया गया है वो भी स्वदेशी है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक, ये ध्यान रखिएगा, सर्वावैक, जो कि 2023 में भारत के द्वारा बना दिया गया था, ठीक है। और ये पूर्णतः जो है वो स्वदेशी है और दिया किसे जा रहा है? 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी समय एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के मामलों का सबसे बड़ा बोझ भारत पर है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वाइकल कैंसर जो है वो विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है, 100% क्योरेबल है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा, ठीक है। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर के मामले का सबसे बड़ा बोझ जो है वो भारत पर ही है। जो दुनिया भर में होने वाली 4 में से जो एक मौत होती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है, इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा कि हाल ही में इजराइल के संदर्भ में ब्लू लाइन खबर में थी। तो निम्नलिखित में से इसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो इसका सबसे अच्छा वर्णन जो है ऑप्शन ए है। इसकी स्थापना 2000 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल द्वारा की गई थी और यह इजराइल और लेबनान के बीच एक सीमांकन रे के रूप में कार्य करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेबनान में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया कि शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए जो है वो ब्लू लाइन पर स्थिति को बदलना होगा। तो ब्लू लाइन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे ब्लू लाइन को छोड़कर इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई भी आधिकारिक सीमा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इजराइल और लेबनान ये दोनों देशों के बीच में आधिकारिक सीमा है ब्लू लाइन। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और यह जो ब्लू लाइन है यह नीले बैरल से बना है और भूमध्य सागर से पूरब में गोलान हाइट्स तक चलता है और इसका उद्देश्य जो है वो लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना है, ठीक है। इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट सही है और यह ध्यान रखिएगा, इजराइल और लेबनान के बीच में यह सीमा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मरने की घोषणा के संबंध में डिक्लेरेशन ऑफ डेथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान जो मर चुका है। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के तहत निपटाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह केवल आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में
स्वीकार्य है। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि मरने से पहले बयान देने वाले व्यक्ति के जीवित होने की संभावना है तो इसका बयान जो है वो न्यायाधीश के विवेक पर स्वीकार्य हो जाता है। तो इसमें से कितने कथन जो है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि अभियुक्त की सजा केवल मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर बरकरार रखी जा सकती है। अगर पीड़िता द्वारा दिया गया बयान जो है वो अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है और भरोसेमंद साबित होता है तब। तो मृत्यु पूर्व घोषणा क्या क्या किया जाता है? जैसे मृत्यु पूर्व घोषणा उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान है जो मर चुका है। ठीक है, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के तहत निपटाया गया है। इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। आमतौर पर यह घोषणाकर्ता की मृत्यु के कारण से संबंधित होता है और यह दीवानी या फौजदारी सभी कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कहा गया है आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक के अलावा जो है वो दीवानी कार्रवाई में भी ये साक्ष्य स्वीकार्य है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है, यदि मृत्यु पूर्व बयान देने वाले व्यक्ति के जीवित होने की संभावना है तो उसका बयान जो है वो मृत्यु पूर्व बयान के रूप में अस्वीकार्य है। ठीक है, अगर वो जीवित है तो उसका जो है बयान वो अस्वीकार्य है। इसलिए यदि मरने से पहले बयान देने वाले व्यक्ति के जीवित होने की संभावना है तो उसका बयान न्यायाधीश के विवेक पर स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, रूप तारकशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह सदियों पुराना परिष्कृत शिल्प ओडिशा के चांदी के शहर कटक में प्रचलित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदू देवी देवताओं की चांदी की मूर्तियों पर जोर देने के कारण मुगल इस शिल्प के विकास के प्रति विशेष रूप से शत्रु थे। तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में ओडिशा के इस शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसमें से कितने कथन सही हैं? इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही कथन जो है सही हैं। ओडिशा के सहस्त्राबादी कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति को ही सिंपली रूप तारकशी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और उसी को हाल में जो है वो जीआई टैग दिया गया है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। और यह जो है वो सदियों पुराना परिष्कृत शिल्प जो है ओडिशा के चांदी के शहर कटक में प्रचलित है, इसलिए पहला भी स्टेटमेंट सही है। और मुगलों के अधीन इस कला को काफी संरक्षण दिया गया था, ऐसा नहीं था कि मुगल इसके शत्रु थे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दूसरा गलत है। उसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिंपली जो है वो साउथ चाइना सी में लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, इसी के कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई। चाइना लगातार जो अपना विस्तारवादी अप्रोच अपनाए रहता है साउथ चाइना सी में खासकर, इसलिए जो है फिलीपींस जो है लगातार यूएसए हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध को बेहतर कर रहा है, अपने सेना को मजबूत करने के लिए अनेक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है चाइना चिढ़ता रहता है, इसलिए लगातार जो है इस तरह के जमीन को हथियाने का प्रयास करता है। यही पूरा का पूरा आर्टिकल में है। ठीक है, चीन और फिलीपींस के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जब फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की लापरवाह और अवैध कार्रवाइयों के बारे में बात की, जिससे उनका पुनः आपूर्ति मिशन जो है वो अवरुद्ध हो गया। तो आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, साउथ चाइना सी का देख सकते हैं, ऊपर जो है ईस्ट चाइना सी है और साउथ में जो है साउथ चाइना सी है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे फिलीपींस है, उसके जस्ट साउथ में वियतनाम है, ब्रुनोई है, उसके बाद सारा लोकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिलीपींस तट रक्षक के अनुसार उनकी नौकाओं को सेकेंड थॉमस सोल के पास रोक दिया गया, जहां नाविकों का एक समूह एक युद्धपोत पर रह रहा था, जिसे 25 साल पहले फिलीपींस बलों ने अपनी संप्रभुता के दावों को मजबूत करने के लिए डुबो दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समस्या का स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा विवादित दावों को प्रस्तुत करता है। तो तटरक्षक बल ने कहा कि इस घटना में फिलीपींस की एक नाव को मामूली संरक्षणात्मक क्षति आई है। ठीक है, वहां पे छोटी मोटी बाहरी क्षति आई है उसके नाव में। ठीक है, और दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस तटरक्षकों के बीच, कोस्टल गार्ड्स के बीच बार बार घटनाएं होती है। पिछले साल सितंबर में भी फिलीपींस बलों ने विवादित अस्कार बोकर, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि लगातार जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये विवादित अस्कार बोरो शोल के पास चीन द्वारा लगाए गए 300 मीटर के फ्लोटिंग बैरियर हटा दिया गया था, जिसके बाद जो है चीन को चेतावनी दी गई थी फिलीपींस के द्वारा। ठीक है, तो मंगलवार की घटना में चीन ने
फिलीपींस पर आरोप लगाया कि उसके जहाज ने सोल के आसपास के पानी में अवैध रूप से घुसपैठ की है। ठीक है, चीन लगातार इस तरह का कार्य करता है, और जब दूसरा देश यूएसए के साथ खड़ा होता है या फिर कोई भी बड़ी कंट्री के साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला करना चाहता है तो चीन को समस्या होने लगती है। ठीक है, क्योंकि चीन को देख रहे हैं हम लोग हिंद महासागर में भारत के आसपास जितने भी कंट्री हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, ठीक है, नेपाल हो, लगातार इन सभी के साथ भारत के रिलेशंस खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान हो। ठीक है, तो चीन लगातार पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। इसने 2012 में फिलीपींस से संसाधन संपन्न लैगून, यहाँ पे देख सकते हैं 2012 में लैगून पर भी अपना अधिकार कर लिया था चीन के द्वारा। एक त्रिकोणीय चट्टान अस्कारबोरो शोल को जब्त कर लिया था, और फिलीपींस को सोल पर हेग में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय से एक अनुकूल फैसला मिला, लेकिन बीजिंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, इसने जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी निर्णय को नजरअंदाज कर दिया था चाइना ने। तो फिलीपींस सेकेंड थॉमस सोल को नियमित आपूर्ति भेजता है, जिसे चीन में रेनाई जियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो पलावन के फिलीपींस द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यही पूरा का पूरा मामला था। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्लियर कहा जाता है कि फिलीपींस के द्वारा उन्होंने अमेरिका के साथ फिलीपींस के रणनीति और रक्षा सहयोग को मजबूत किया, जिससे कि चीन जो है वो नाराज हो गया। अमेरिका के पास अब 9 फिलीपींस सैन्य अड्डों तक पहुंच है। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका के पास जो है वो 9 फिलीपींस सैन्य अड्डों तक पहुंच है, और पिछले साल फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की भी मेजबानी की थी। तो लंबी अवधि में यही बात कहा जाता है कि फिलीपींस की रक्षा क्षमताओं को वृद्धि हो रही है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है फिलीपींस। इसी से लगातार जो है वो घबराता जा रहा है चाइना, और इस तरह के लगातार जो है कार्य किए जा रहे हैं। चीन का जबरदस्ती कदम क्या क्या उठाया जा रहा है? अपने देश की संप्रभुता के दावों की रक्षा करने के लिए चीन के जबरदस्ती कदमों के खिलाफ जो है वो सख्ती से खड़ा हो रहा है फिलीपींस। दूसरी ओर चीन अमेरिका फिलीपींस के बढ़ते संबंध को एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखता है। ठीक है, जैसे जैसे यूएसए जो है वो फिलीपींस के नजदीक जा रहा है, उसी तरह से चीन जो है वो भयभीत होता जा रहा है। लेकिन चीन को यह भी महसूस करना चाहिए कि दक्षिण चीन सागर पर उसके व्यापक एक तरफा दावे और पड़ोसियों के प्रति जबरदस्ती के कदम उसे इस क्षेत्र में कोई मित्र नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है चाइना का कि वहां पे कोई भी मित्र बनने को तैयार नहीं है चाइना का। इसके बजाय चीन को दुनिया के सबसे व्यस्त जल क्षेत्रों में से एक में विवाद को सुलझाने के लिए सौम्य जुड़ाव और बातचीत का विकल्प चुनना चाहिए, जिससे कि साउथ चाइना सी में जो है वो शांति स्थापित हो सके। तो ये थे पूरा का पूरा आर्टिकल। आज 2 ही आर्टिकल थे जो कुछ महत्वपूर्ण थे यूपीएससी के एस्पेक्ट से। ठीक है, और भी जो थे वो सारे के सारे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है प्रयास करता हूं कि कम ही आर्टिकल्स को डिस्कस किया जाए परंतु इफेक्टिव हो। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया सर्वाइकल कैंसर से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।